नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु पर। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमारा पाठ्यक्रम रहने वाला है, जिसमें हमारा पाठ्यक्रम रहेगा। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। 18वीं सदी का भारत। अंग्रेज़ों का भारत विजय। अंग्रेज़ों की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। 1857 का विद्रोह। जनजातीय एवं किसान आंदोलन। भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। 19वीं-20वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उदारवादी उग्रवादी युग। क्रांतिकारी आंदोलन। गांधी युग। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज। स्वतंत्रता और विभाजन। अगला हमारा चैप्टर रहेगा बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। आगे पढ़ेंगे विविध। ये सभी चैप्टर हमारा रहने वाला है। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, ये हमारा फुल बैच फाउंडेशन की तरह रहने वाला है, जिसको हम फुल सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें अभी हम हिस्ट्री शुरू किए हैं, साथ ही साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी एवं अन्य जीएस का जितना भी पार्ट है सभी कवर किया जाएगा। तो जितना भी आपका सगे संबंधी दोस्त भाईजन हैं, उनको ये वीडियो के बारे में बताएं, चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देखिए, स्थापना का क्रम अलग है और आने का क्रम अलग है। स्थापना सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, लेकिन आने के क्रम में यहाँ पर अलग हो जाता है। सबसे पहले आया पुर्तगाली, स्थापना भी पहले पुर्तगाली का आया, भी पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, देन डेनिश ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। सबसे पहले आया पुर्तगाली, उसके बाद आया डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। ये क्रम याद रखिएगा कि स्थापना का क्रम कब है और आने का क्रम कब है। सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, और सबसे बाद में जाने वाला भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। अर्थात सबसे अधिक समय तक भारत में रहने वाली कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे अधिक समय तक भारत में रहा, यानी कि सबसे अधिक समय तक भारत में रहने वाली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई एकाएक होने वाली घटना नहीं थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से ही था। यूरोप के जो व्यापारी थे वो भारत और इंडोनेशिया के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने हेतु समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे। यानी कि पहले
स्थल मार्ग से व्यापार होता था, स्थल मार्ग से व्यापार होता था, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज करना चाहता था। मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहता था यूरोपीय कंपनी। मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने हेतु नए समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे, क्योंकि यूरोप और भारत के जो बीच पुराने समुद्री मार्ग थे वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। यूरोप के जो व्यापारी थे वो तुर्कों से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते थे। यानी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार प्राचीन काल से हो रहे थे। यूरोपीय व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने हेतु समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे, क्योंकि यूरोप और भारत के जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। यूरोप के व्यापारी तुर्कों से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते थे। 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया। यही प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग था। 1453 में उस्मानिया सल्तनत एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया। यही यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक मार्ग था, जिस पर उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया। अब पढ़ेंगे हम भौगोलिक खोज। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुआ। कब? 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुआ। भौगोलिक खोज करने में पुर्तगाल और स्पेन नामक देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक यूरोप महादेश में पुनर्जागरण हो चुका था तथा दिशा सूचक यंत्र की खोज हो चुकी थी। इस कारण भौगोलिक खोज करना आसान हो चुका था। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय का संरक्षण पाकर पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाजो 1487 में भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज करने निकला और वे अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचा। उन्होंने 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप, कैप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किया। इटली में जन्मे स्पेन के नाविक कोलंबस का जन्म इटली में हुआ। स्पेन के नाविक के तौर पर भारत को खोजने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला। वे दिग्भ्रमित हो गए और वे अमेरिका को खोज डाला। कोलंबस अमेरिका को नई दुनिया कहा। वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहकर पुकारा। इटली में जन्म हुआ था कोलंबस का, लेकिन स्पेन के नाविक के तौर पर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला। वे दिग्भ्रमित हो गए और अमेरिका को खोज डाला। अमेरिका को वे नई दुनिया कहा और
वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहकर पुकारा। अल्वारेज कैब्राल, पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल, पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल ब्राज़ील की खोज करने के लिए निकला। पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल ब्राज़ील की खोज किया। वर्ष 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर होते हुए, अटलांटिक महासागर में पहले आया, उसके बाद हिंद महासागर होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश किया, जहां हिंद महासागर में ही गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद या माजिद से मुलाकात हुआ। अब्दुल मुनीद की सहायता से ही वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने में सफल हुआ। यानी 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश किया, जहां उसकी मुलाकात अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद से हुआ। अब्दुल माजिद कौन था? गुजराती व्यापारी था। अब्दुल मुनीद की सहायता से वास्को डी गामा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने में सफल हो पाया। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को, कुछ अन्य स्रोत में 20 मई 1498 भी लिखा होता है, को भारत के पश्चिमी तट, उस तट को कहते हैं मालाबार तट पर पहुंचा, जहां केरल के राजा जैमोरिन वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। इसका विरोध अरबी मुल्क के व्यापारियों ने किया। अरबी मुल्क के व्यापारियों ने इसका विरोध किया क्योंकि अरबी मुल्क के व्यापारियों को यह लग रहा था कि पुर्तगालियों के भारत में आने से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड के तस्मान, न्यूजीलैंड और बॉन ने तस्मानिया की खोज किया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह कंपनी भारत आए। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना केरल के कोचीन में 1503 में स्थापित किया। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा हुआ। उन्होंने 3 बार भारत की यात्रा किया, जिसमें पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में आया। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा हुआ, जो 3 बार भारत आया, 1498, 1502, 1524, यानी 3 बार। पुर्तगाली कंपनी मसालों के व्यापार पर ही एकाधिकार स्थापित करना इसलिए चाह रही थी क्योंकि इसमें लाभ काफ़ी ज़्यादा था। वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया और वापस जब लौट रहा था तो वे कुछ मसाला लेकर के गया। जब उस मसाला को यूरोप के बाज़ार में बेचा गया तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल, जो 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। पुर्तगाली कंपनी 1505 में कुन्नूर में अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। पुर्तगाली कंपनी भारत में अपना व्यापारिक शुरू किया तो उस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 में पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय का पद अस्तित्व में आया। 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मोरा बना, जो 1509 तक इस पद पर रहा।
इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति के तहत समुद्री मार्गों पर कब्जा किया, जिस कारण से पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है। पुर्तगालियों को क्या कहा जाता है? पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी, पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। 1505 में पुर्तगाली गवर्नर या फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा बना, जो 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लाई, जिसके तहत समुद्र पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा के बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर 1509 में फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क बना, जो 1515 ईस्वी तक बने रहे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पुर्तगाली अति पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिला से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली समुद्र का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। अल्बुकर्क के बाद एक महान पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा 1529 ईस्वी में एक मिनट दोस्तों, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, वेट। 1529 ईस्वी में अल्बुकर्क के बाद एक महान पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा, जो 1529 में बने। 1530 ईस्वी तक कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगाली का राजधानी बनाया। सेंट थॉमे और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित किया। नीनो दी कुन्हा ने अपने समकालीन गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात किया और धोखे से बहादुर शाह की हत्या कर दी तथा वशीन तथा दीव पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र क्षेत्र ऐसी यूरोपीय कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना के पूर्व स्थापित हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र क्षेत्र ऐसी यूरोपीय कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना के पहले स्थापित हुआ। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ व्यापारिक संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ था। अकबर ने हिंद महासागर में व्यापार करने हेतु पुर्तगालियों से कार्टेज यानी लाइसेंस खरीदा था। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें समुद्री मार्ग में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना होता था। अगर कोई व्यापारी
बिना लाइसेंस के हिंद महासागर में व्यापार करता तो पुर्तगाली सेना उसके जहाज को लूट लेता था, लेकिन अगर लाइसेंस लेकर के व्यापार करता था तो पुर्तगाली सेना उसे सुरक्षा प्रदान करती थी, सुरक्षा मुहैया कराती थी। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दिया। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली जैसे क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण किया। अब पुर्तगालियों की क्या क्या देन है। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हैं, पुर्तगालियों की देन है। भारत में जहाज निर्माण कला का देन पुर्तगालियों का है। गॉथिक कला एवं स्थापत्य कला का विकास पुर्तगालियों की देन है। भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने तंबाकू, आलू, मक्का, काजू, अमरूद, पपीता, अनानास, टमाटर, मूंगफली इत्यादि जैसे फसल भारत में लाई। पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण है? पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जैसे पुर्तगालियों का भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करना, हिंद महासागर में लूटपाट करना, ये सभी कारण रहे हैं।